हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है। मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के 30 क्वेश्चंस विच आर अपलोडेड ऑन एनटीए अभ्यास ऐप अंडर देयर चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन। राइट, हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशन डिस्कस किया है, ऑल दी 30 क्वेश्चंस। उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, आपका सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बिकॉज आई हैव सीन दिस क्वेश्चंस। काफ़ी डिसेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। और काफ़ी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली एच.सी. वर्मा से क्या तो लिए गए हैं, एच.सी. वर्मा की जो आपकी बुक आती है वहाँ से ली गई है, या फिर कॉन्सेप्ट्स वहाँ से उठाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इन सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप सवाल देखिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होता है तो सॉल्यूशंस देखिए, अगर हो जाता है तो डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय फास्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। तो ये आपका 1 kg का मास है जो कि ट्रक के सरफेस पे रखा हुआ है। 1 kg और ट्रक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है 0.6, म्यू की वैल्यू 0.6 है। एंड ट्रक इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछता है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो इस सेशन में काफ़ी ऐसे सवाल होंगे जहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि उसको यूज़ करने से आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, और चीज़ों को समझना भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो सूडो फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फोर्सेस ऑन दिस 1 kg इन फ्रेम ऑफ ट्रक, ठीक है, एज इफ की ऑब्जर्वर जो है वो इस ट्रक पे बैठा हुआ है। नाउ दिस ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन अन एक्सेलरेटिंग फ्रेम विच इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। तो इस तरीके से हमने ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स दिखा दिया, एंड दिस सूडो फोर्स मैग्नीट्यूड इज मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन विच इज नथिंग बट 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो लगेगा दैट विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सूडो फोर्स, क्योंकि ये सूडो फोर्स इस ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट मूव कराने की कोशिश करेगा। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, राइट। एंड फ्रिक्शन क्या 5 लग पाएगा, वो चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है फ्रिक्शन की, एंड दैट इज नथिंग बट म्यू इंटू नॉर्मल विच इज म्यू इंटू mg। तो म्यू की वैल्यू 0.6 है और मास इसका 1 है, सो 1 इंटू जी दैट इज 10, सो दिस इज 6 न्यूटन। और हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग जाएगा और ये ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक रेस्ट पे होगा, ठीक है। ट्रक पे ये स्लिप नहीं कर रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और समझ में आना चाहिए कि ये ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं करेगा। तो वैसे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते थे ऑन एन कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर इन दिस सेशन। ओके, a player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meters per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is equal to what? So ये आपको एक fairly simple question है यहाँ पे, जहाँ पे हमें force पूछ रहा है। So average force is given by change in momentum upon change in time, right? तो यहाँ पे momentum कितने से change हुआ, बाद में तो ये रेस्ट पे आ गया बॉल, और शुरुआत में इसके पास कुछ मोमेंटम था, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। सो चेंज हो जाएगा सिंपली मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मास आपका कितना है 150 ग्राम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.15, वेलोसिटी है 20 और टाइम है अपना 0.10, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल को हटा देते हैं, दिस बिकम्स 5-2, दिस इज 3, दिस इज 10, सो द आंसर बिकम्स 30 न्यूटन, ठीक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है, और जैसा कि मैंने बोला काफ़ी सवाल तो डायरेक्टली एच.सी. वर्मा से ही उठाया गया है। ये सवाल उसी बुक में मेंशन्ड है, राइट। अगर आपको भी अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, सो इसी चैनल पे वी हैव अपलोडेड सम सेलेक्टेड क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ एच.सी. वर्मा बुक, राइट। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस सवाल में हमसे कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड U, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट P है और ये जो Q है, ये दोनों ही नीचे जा रहा है विद अ स्पीड U, ठीक। तो हमसे पूछता है
देन द मास m मूव्स अपवर्ड्स विद द स्पीड व्हाट, तो इस m मास का अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, लेट मी टेक अ थिकर एरो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा दैट स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स ऑलवेज सेम। अगर आपका स्ट्रिंग टॉट है, टाइट है, तो उसके अलोंग स्पीड सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट P का स्पीड आपका नीचे की तरफ u है, यानी कि आप कोई भी यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लो तो इसका स्पीड भी इस डायरेक्शन के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग u ही रहना चाहिए। विच मीन्स अगर हम लोग इस ग्रीन एरो का एक कंपोनेंट इधर ले ले, राइट, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विथ सम स्पीड v, हमको ये v निकालना है। सो लेट अस टेक अ कंपोनेंट ऑफ v अलोंग दिस स्ट्रिंग, ये कितना हो जाएगा v cos थीटा। सो एज पर द कंस्ट्रेंट रिलेशन स्ट्रिंग के अलोंग आपका स्पीड सेम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग आपका टाइट है ना, तो उसके हर पॉइंट का स्पीड सेम होना चाहिए। उनके बीच में कोई रिलेटिव स्पीड आ जाएगा तो यानी क्या तो स्ट्रिंग आपका लूज है या फिर आपका स्ट्रिंग टूट जाएगा, और रादर स्ट्रिंग इलोंगेट होगा। लेकिन हमारा ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट v cos थीटा इज इक्वल टू u, तो यहाँ से आपका v आ जाएगा सिंपली u बाई cos थीटा। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे x लेना, यहाँ पे y लेना, उतना लंबा कॉम्प्लिकेशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आपको दिख रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, स्ट्रिंग कटिंग क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है 2m मास, दिस इज योर m मास, ठीक है। सिस्टम अभी आपका इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, राइट। फिर हमने क्या किया, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, उसी समय कट करने के जस्ट बाद व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कट करने से पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, है कि नहीं। इस 2m और m के वेट की वजह से आपका स्प्रिंग कुछ इलोंगेट कर गया होगा, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होता, राइट, लेकिन इस वेट की वजह से स्प्रिंग इतना इलोंगेट कर गया, तो ये इलोंगेशन कितना होगा, दिस इलोंगेशन विल बी इक्वल टू टोटल वेट दैट इज योर 3mg डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे करते ना, आप क्या करोगे, स्प्रिंग का यहाँ पे एक पॉइंट ले लोगे और ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पे टोटल वेट नीचे लग रहा होगा 3mg और अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका ये x आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग में इलोंगेशन है आपका 3mg बाई k। ग्रेट, अच्छा। अब जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट कर दिया, आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो यहाँ पे जो धागा था उसमें टेंशन था, वो टेंशन तो जीरो हो गया। सो टेंशन इंस्टेंटेनियसली बिकम्स जीरो, राइट। यानी कि अब इस पार्टिकल m पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। तो सिर्फ इस mg के कारण इस b ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज सिंपली g, है ना। ये आपको फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2mg ड्यू टू इट्स वेट, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट k into x विच इज 3mg। क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज नहीं हो जाएगा, ठीक है। धागा को काटने के बाद, स्ट्रिंग को काटने के बाद स्प्रिंग का लेंथ इंस्टेंटेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उस समय स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रहा होगा 3mg। सो इसके अकॉर्डिंगली अब आप ध्यान से देखिए, 2m पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, 3mg ऊपर है 2mg नीचे है, सो वी कैन राइट acceleration of block A will be in the upward direction and it will be given by net force 3mg minus 2mg which is simply mg and divided by total mass which is your 2m। तो A ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा g by 2, ठीक है। तो हमसे A और B का पूछा है तो आंसर हो जाएगा g by 2 कॉमा g, दैट इज योर ऑप्शन नंबर C, ठीक। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना 5th क्वेश्चन है। द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस मच। तो ये आपका मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज व्हाट। तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको dp बाई dt करना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आपको आ जाएगा 2bt, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टाइम।
सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, ये भी अपना एक अच्छा सवाल है, इक्विलिब्रियम बेस्ड सवाल है ये आपका। टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अटैच्ड विद द स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम वी मस्ट हैव। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सिस्टम है, स्मॉल एम मास, कैपिटल एम मास, और ये सारे आपको स्ट्रिंग्स है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन थीटा, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, सो दैट दिस एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसमें क्या करूँ ना, लेट अस फर्स्ट टेक दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे लेट अस ड्रॉ एफ बी डी, राइट। तो धागे में इधर टेंशन होगा, लेट अस कॉल इट एज T1, ये टेंशन T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको इस पार्टिकल M का वेट होगा mg। ठीक है, सो दिस इज योर mg, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2। ठीक, अच्छा, नाउ लेट अस राइट दिस एज पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के लिए अगर आप इक्वेशन लिखो एक्स एक्सिस में, राइट, एक्स एक्सिस में T1 cos 45 डिग्री, T1 cos 45 डिग्री, दिस कॉम्पोनेंट ऑफ T1 शुड बी इक्वल टू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ T2, तो वो हो जाएगा आपको T2 cos 45 डिग्री, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी, टोटल सम शुड बी 0, तो ये cos 45 खत्म, तो हम कह सकते हैं कि T1 और T2 बेसिकली आपस में बराबर है। मान लीजिए इसको हमने T बोल दिया, ठीक है, तो ये आपस में बराबर है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, T1 sin 45 डिग्री, T2 sin 45 डिग्री, राइट। सो वी हैव T1 sin 45 डिग्री प्लस T2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल mg, लेकिन T1 T2 तो बराबर है, विच इज इक्वल टू कैपिटल T, तो ये आपको हो जाएगा 2t sin 45 एंड sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t/√2 जो है वो आपका बेसिकली mg/2 के बराबर है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट का हम लोग FBD बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर, ठीक है, देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन। तो यहाँ पे इस वाले धागे में टेंशन होगा, इसको नाम दे देते हैं T3, दिस इज योर T3। ये वाला एंगल हमको सवाल में थीटा दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लगेगा कैपिटल mg, राइट, और ये वाले धागे का टेंशन T1, दिस इज योर T1, जिसको हमने T ही बोल दिया बेसिकली, ये आपको T है, राइट। और आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल दिस ऑल्सो बिकम्स 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इक्वेशन लिखिए, T3 का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। दिस बिकम्स T3 sin थीटा एंड दिस इज नथिंग बट T3 cos थीटा, और इस T का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज योर T sin 45 विच इज T/√2, और हॉरिजॉन्टल में भी आपको T/√2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इक्वेट कर दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल में आपको फोर्स दिखेगा T/√2 इज इक्वल टू T3 cos थीटा, और वर्टिकल में क्या दिखेगा, T3 sin थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T/√2। सो लेट अस राइट इट ओवर हियर, T3 sin थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T/√2, और T/√2 क्या है, mg/2 है, दिस इज योर mg/2, राइट। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं T3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 कैपिटल M G प्लस स्मॉल mg डिवाइडेड बाई 2, राइट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल वाला T3 cos थीटा इज इक्वल टू T/√2, सो T3 cos थीटा इज इक्वल टू T/√2, एंड अगेन T/√2 इज व्हाट, स्मॉल mg/2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको आपका आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे T3 sin थीटा, T3 cos थीटा है। व्हाट इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, तो T3 आपका कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा विल टर्न आउट टू बी tan थीटा, राइट। और यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2mg प्लस स्मॉल mg डिवाइडेड बाई स्मॉल mg। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, 2m अपॉन स्मॉल m प्लस 1, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल में हमसे कहता है ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक बी ऑफ मास 2m। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल m मास का है, और ये कैपिटल बी प्लैंक आपका 2m मास का है। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, ये m है और ये वाला 2m है। ठीक है, नाउ प्लैंक बी इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड आपका स्मूथ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज हाफ, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन है विच इज हाफ। ब्लॉक ए इज गिवन अ वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स द राइट, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज व्हाट। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बी विद रिस्पेक्ट टू ए,
ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमने ए वाले ब्लॉक को बी वाले प्लैंक पे एक वेलोसिटी दे दिया है, राइट, तो बेसिकली ऊपर वाला ब्लॉक इस पे स्लिप कर रहा है, स्लिप करेगा तो ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और प्लैंक पे नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। बढ़िया एकदम। ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से हम लोग पता कर लेंगे व्हाट आर द एक्सेलरेशंस, राइट। ये आपको मास 2m है, इसका मास m है, तो प्लैंक के अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2ma, और फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा, म्यू mg, है कि नहीं। ऊपर वाला मास आपका m है, राइट, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी, राइट। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, फ्रिक्शन इज म्यू एम जी, और म्यू की वैल्यू आपको 1/2 है, सो दिस इज नथिंग बट एम जी बाई 2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 2ma, यहाँ से आपका m और m खत्म, सो a इज इक्वल टू g/4, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बी। तो ये हमको पता चल गया, और इसका जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। अब इसकी बात करते हैं। ब्लॉक ए पे साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होने वाला है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू एम जी। तो आपको यहाँ से दिखाई देना चाहिए, लेट मी राइट इट ओनली, म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एम से एम आपका खत्म, सो दिस इज नथिंग बट म्यू इनटू जी, म्यू इज 1/2, this is g/2. The only thing to be looking very carefully over here that this a acceleration is towards left. ये जो हमने निकाला एक्सेलरेशन, ये आपको towards left आया है, right? अब लिखिए acceleration of b with respect to a is acceleration of b minus acceleration of a. b का acceleration towards right side ही है, तो ये आपको हो जाएगा g/4 माइनस a का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, तो उसको विद साइन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस g/2, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3g/4 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। A block of mass small m is kept on an inclined plane of a lift moving down with an acceleration of 2 meters per second square. What should be the coefficient of friction for the block to move down with a constant velocity relative to the lift? Relative to the lift, समझिएगा। इस सवाल को भी हम लोग करेंगे सूडो फोर्स से, यानी कि आपका ऑब्जर्वर जो है वो इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आके बैठ गया है, राइट। अब इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम इस पे एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस दिखाएंगे, वी हैव टू अप्लाई ए सूडो फोर्स। अब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg तो लग ही रहा था, राइट। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा है, लेकिन एक सूडो फोर्स भी अब लगेगा। इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स डाउन है, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट m इंटू ए, अगर इसको हमने a बोला है, एंड दिस इज योर m इंटू जी, राइट। सो आप इफेक्टिवली देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट mg माइनस स्मॉल ma, सो mg माइनस a, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस mg माइनस a का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट आपका इधर की तरफ होगा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी mg माइनस a साइन थीटा, और ये आपको हो जाएगा mg माइनस a इंटू कॉस थीटा, राइट। दिस इज mg माइनस a कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लॉक आपको नीचे स्लाइड करेगा ड्यू टू mg माइनस a साइन थीटा, इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, राइट। हमसे कहता है what should be the coefficient of friction for the block to move down with constant velocity. अगर इसको constant velocity से move कराना है with respect to the lift, और सब कुछ with respect to the lift ही solve किया जा रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के फ्रेम में है, राइट। तो अगर ये v constant होना है then friction should be equal to this value. अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। सो हियर फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg माइनस a साइन थीटा, और क्योंकि आपका ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन आपका हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है यहाँ पे आपका mg माइनस a कॉस थीटा, दिस इज mg माइनस a
cos थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस ए साइन थीटा, राइट। सो यहाँ पे आपका एम जी माइनस ए खत्म। सो म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, थीटा आपका 30 डिग्री है, सो टैन 30 डिग्री विच इज नथिंग बट 1/√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में हमसे कहता है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू स्मॉल t एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, हेयर K इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द ब्लॉक इज हाउ मच। यहाँ पे कौन सा ग्राफ बेस्ट सूटेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको फ्रिक्शन है, तो हमने मान लिया वैल्यू उसकी म्यू है, पार्टिकल का मास हमने m मान लिया, इस पे फोर्स लग रहा है K इंटू टी, यानी कि जब टाइम जीरो था, जब समय शून्य था, तो इस पे फोर्स जीरो लग रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, पहले आपका फ्रिक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा, राइट, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, पहले आपका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ताकि उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहे। लेकिन एक टाइम के बियॉन्ड जब ये फोर्स डोमिनेट कर जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, तब ये ब्लॉक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चालू करेगा, ठीक है। तो यहीं से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है और सिर्फ इतने नॉलेज से हम यहाँ पे सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बट स्टिल लेट अस एनालाइज इट प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है दैट इज योर म्यू इंटू एम जी, राइट, म्यू इंटू एम जी। तो एट वॉट टाइम दिस फोर्स बिकम्स इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, राइट। सो दैट इज वॉट के इंटू टी नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। मान लेते हैं कि टी नॉट टाइम पे दिस अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल टू फ्रिक्शनल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये टी नॉट आपको आ जाएगा म्यू एम जी बाई के, म्यू एम जी बाई के। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर टाइम लेस देन इक्वल टू टी नॉट एंड मोर देन जीरो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी जीरो, राइट। क्योंकि उतने टाइम तक जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन लग के बॉडी को वो रेस्ट पे रखेगा। उसके बाद फॉर टाइम मोर देन टी नॉट अब ये अप्लाइड फोर्स आपका म्यू एम जी से ज़्यादा हो जाएगा और फिर पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करेगा। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ए इज इक्वल टू के बाई एम टी माइनस म्यू इंटू जी, राइट। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दैट ए इज वेरी लीनियरली विथ टाइम, राइट। तो कुछ टाइम तक आपका एक्सेलरेशन जीरो है और उसके बाद वो लीनियरली वेरी कर रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। 80 kg person is parachuting and is experiencing a downward acceleration of 2.8 meters per second square, ठीक है। तो ये आपका आदमी है, ये आपका पैराशूट है और ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद अ वैल्यू ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द पैराशूट इज 5 kg, राइट। द अपवर्ड फोर्स ऑन द ओपन पैराशूट इज हाउ मच। सी ऑब्वियसली इस पैराशूट पे एक ड्रैग फोर्स लगता है, राइट। सो लेट अस से दैट दिस फोर्स इज F, ठीक है, हमसे ये F पूछ रहा है। अब पूरे सिस्टम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg होगा दैट इज 80 + 5, सो 85 इंटू, और ग्रेविटी हमें 9.8 लेने बोल रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस 85 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 माइनस F, राइट, दिस इज इक्वल टू टोटल मास 85 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन विच इज 2.8। तो यहाँ से आपको दिख रहा है F इज इक्वल टू 85, राइट, कॉमन ले लो, सो 9.8 माइनस 2.8, this becomes 85 multiplied by 7, right, and this is what 7 5 35 3 7 8 56, this is your 595 Newton, this is your option number A, ठीक, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11th। अगेन एक सूडो फोर्स बेस्ड आपका ये सवाल है। द बैक साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 kg इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द रियर एंड, ठीक है। तो ये आपका ट्रक है, ट्रक रेस्ट से चालू होता है एंड इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ट्रक का रियर एंड है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एक 40 kg का बॉक्स रखा हुआ है। फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द सर्फेस ऑफ ट्रक इज 0.15,
राइट, म्यू की वैल्यू 0.15 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स फॉल्स ऑफ। तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली ये जो बॉक्स है वो आपको स्लाइड कर रहा होगा, वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे बाय अप्लाइंग सूडो फोर्स। तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रक। तो ट्रक जैसे जैसे आगे जाएगा ये ब्लॉक भी आपका स्लाइड करते करते पीछे जाएगा 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 और फाइनली यहाँ से टिप ऑफ करके गिर जाएगा। तो जब ये ट्रक से गिरा है उतने टाइम में ट्रक कितना मूव किया है हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मूव करने के लिए इस ब्लॉक को कितना टाइम लगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक इस ट्रक के फ्रेम में ये ए बी लेंथ ट्रैवल किया है, तो हम ट्रक के फ्रेम में ही इसके ऊपर फोर्सेस दिखाएंगे। तो एक हम दिखा देंगे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रेम एक्सेलरेशन। तो दिखा दिया सूडो फोर्स, दिस इज योर सूडो फोर्स विच इज मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज योर 80 न्यूटन, राइट। अच्छा, अब सूडो फोर्स को कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपना जितना ताकत लगा सकता है वो लगा देगा, राइट। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन इज योर म्यू एम जी। म्यू हमको दिया हुआ है 0.15, मास है इसका 40 और ग्रेविटी सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सो लेट अस टेक इट एज 10। दिस इज योर बेसिकली 400, सो दिस बिकम्स 60 न्यूटन, है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है ये इस ब्लॉक को मूव करने से रोक नहीं पाएगा क्योंकि राइट साइड 80 न्यूटन लग रहा है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक, ये ए आपको आ जाएगा 80 माइनस 60 नेट फोर्स अपॉन मास दैट इज 40, दिस इज योर हाफ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक का हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब कितना टाइम लगा होगा इस ब्लॉक को ए से बी पाथ ट्रैवल करने के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, राइट। इनिशियल स्पीड इज 0, सो हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो यहां से आपका टी स्क्वायर आ रहा है 5 इंटू 4, दैट इज योर 20, ठीक है। अभी हम इसको टी स्क्वायर फॉर्म में ही रखेंगे। अच्छा, तो इतने टाइम में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इज इक्वल टू, ट्रक का भी इनिशियल स्पीड आपको 0 था, सो सिंपली हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 2 एंड टी स्क्वायर तो 20। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दिस इज योर 20 मीटर्स विच इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे कहता है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन is 3 times the minimum force required to prevent it from sliding down the plane. If the coefficient of friction between the body and the inclined plane is 1/2√3, then the angle of inclined plane is what? समझिए, तो let us take situation 1 जहाँ पे हमें ये बताना है that what is the minimum force required to just move this body up the incline, ठीक है। So we are going to solve it for limiting case. तो हमें ये F1 फोर्स बताना है ताकि ये बॉडी जस्ट ऊपर मूव करे, और जब ये बॉडी जस्ट ऊपर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं। फ्रिक्शन नीचे लगेगा विच इज सिंपली म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा आपको, दैट इज योर एम जी साइन थीटा, राइट। सो हम कह सकते हैं दिस कैपिटल F1 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। अब सेकेंड सिचुएशन के लिए देखिए, सेकेंड में हमसे कहता है दैट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लग रहा है एम जी साइन थीटा, राइट। अगर ये ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे है स्लिप करने का तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट। और हमें बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ओवर हियर, दैट शुड बी अप्लाइड लाइक दिस। F2 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक जस्ट हम इसे रोक पाए नीचे स्लिप करने से। तो इस समय भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज योर म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम यहाँ से F2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, F2 इज योर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है दैट F1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स F2, ठीक है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस इज योर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा,
ठीक है। अब आपका यहाँ से mg ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना बच जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा है, यहाँ पे आपके पास म्यू कॉस थीटा है, यहाँ पे आपके पास 3 साइन थीटा है, और यहाँ पे आपके पास 3 म्यू कॉस थीटा है। ठीक, अब ये म्यू कॉस थीटा वाला जो टर्म है 3 म्यू कॉस थीटा, उसे लेफ्ट साइड ले आइए। सो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस 3 म्यू कॉस थीटा, दैट इज 4 म्यू कॉस थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा आपको हो जाएगा सिंपली 2 साइन थीटा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2 म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। सो टैन थीटा इज 2 इंटू म्यू, और म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/2√3, तो ये आपको बच रहा है सिर्फ 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, राइट। टैन थीटा इज 1/√3 यानी थीटा हो गया 30 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इस सवाल में हमसे कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 kg इज बिंग पुल्ड बाय सम मैन। तो ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 200 kg, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो कि इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करने का कोशिश कर रहे हैं। ये 45 डिग्री है इंक्लाइंड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 as shown in the figure. If each man can apply a maximum force of 500 Newton, then minimum number of men required to just slide the block up the plane is how much? फिर से सवाल को समझिए, आपको इसे जस्ट स्लाइड कराना है, तो लिमिटिंग केस की बात चल रही है। मान लीजिए कि टोटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है दैट इज T, ठीक है, टोटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है दैट इज T, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये T किस किस फोर्स को अपोज कर रहा होगा, एक mg साइन थीटा को और एक यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को। ये आपको हो जाएगा वेट का एक कंपोनेंट और ये आपको हो जाएगा फ्रिक्शन, राइट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं T इज इक्वल टू दिस W इज नथिंग बट योर mg साइन 45 डिग्री प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी म्यू mg कॉस 45 डिग्रीज। ठीक, अच्छा, तो जो T हमको लगाना है दैट इज योर दिस मच। अब यहाँ से आप चाहो तो mg को कॉमन ले सकते हो, एंड mg इज व्हाट 200 इंटू ग्रेविटी, राइट। सो 200 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी इज योर 9.8। अच्छा, एंड यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में साइन 45 प्लस म्यू कॉस 45, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, म्यू की वैल्यू आपके पास 0.5 है विच इज़ 1/2, सो दिस इज योर 1/2√2। ठीक है, दिस बिकम्स हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। यहाँ से आप चाहो तो 2√2 एलसीएम ले लो, तो ऊपर चल जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, दिस इज़ योर 3। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 100, दिस इज़ योर 9.8 इंटू 100 इज 980 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अच्छा, इतना फोर्स हमको अप्लाई करना है, राइट, इतना फोर्स अप्लाई करना है, और एक इंसान मैक्सिमम 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, राइट। सो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 980 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 500। अगर हम इस टोटल फोर्स को 500 से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लोग लगेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो इसको यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 500 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 4.1, राइट। बट दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि 4.1 तो हो नहीं सकता है ना, 0.1 आदमी क्या होता है, कुछ नहीं, राइट। सो 4 से ज़्यादा आदमी चाहिए, बेसिकली यहाँ पे ये निकल के आया कि हमें 4 से ज़्यादा लोग चाहिए उसको पुल करने के लिए, और 4 से ज़्यादा आपको मिनिमम लोग बताना है, राइट, मिनिमम नंबर। तो 4 से ज़्यादा आप 5 ले लोगे। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है एन एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास ऑफ 800 kgs. The elevator is originally moving downwards at 10 meters per second. It slows down to stop with a constant acceleration in a distance of 25 meters. तो ये एलिवेटर है आपका, इसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल है इसका 0, और ये डिक्रीमेंट आया है while traveling a distance of 25 मीटर। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिटार्डेशन, है ना। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से निकाल सकते हैं। 0, 10 का स्क्वायर हो गया आपको 100, राइट, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज योर 25। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू आ रही है -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। अब ये माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये आपको एक रिटार्डेशन था। डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ है, राइट। हमसे पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, तो चलिए बना देते हैं एफबीडी। ये सपोर्टिंग केबल में टेंशन ऊपर की तरफ टी मान लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको वेट लग रहा होगा 800 इंटू ग्रेविटी, दिस इज योर 8000 न्यूटन, ठीक है। सो वी कैन राइट टी माइनस 8000 न्यूटन इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन दैट इज 2, राइट। सो यहाँ से आपको टी की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज योर 1600 प्लस 8000, 9600 न्यूटन, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे कहता है अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज 0.25। ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू है चेन और इस टेबल सरफेस के बीच का। देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल इज, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो लेंथ हैंग कर रहा है मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन हैंग कर सकता है, सो दैट दिस एंटायर सेटअप इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये जो हैंगिंग पोर्शन है उसका फ्रैक्शन को इंक्रीज करने से क्या होगा, ज़्यादा वेट ऑफ दिस चेन विल पुल दिस चेन रेस्टिंग ऑन द टेबल, ठीक है। और इस चेन, जो चेन आपका टेबल के सरफेस पे रेस्ट कर रहा है उसके ऊपर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, राइट। तो अगर ये अप्लाइड फोर्स, ये जो वेट वाला फोर्स है, ये फ्रिक्शन के फोर्स को डोमिनेट कर गया तो ये चेन आपका स्लाइड करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका अप्रोच होना चाहिए सवाल का। सो मान लेते हैं जो फ्रैक्शन हैंग कर सकता है, ठीक है, हमने डायरेक्टली फ्रैक्शन को ही वेरिएबल मान लिया यहाँ पे। लेट अस से दैट एफ फ्रैक्शन इज हैंगिंग, एफ फ्रैक्शन कैन हैंग, मैक्सिमम फ्रैक्शन जो हैंग कर सकता है दैट इज स्मॉल एफ, ठीक है। इसका मतलब ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका मास कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि टोटल चेन का जो मास है वो स्मॉल एम है, राइट। तो जो हैंग कर रहा है उसका मास कितना हो जाएगा, एम इंटू एफ, दिस इज द मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज 1/5, 1/5, राइट। तो कितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा होगा, सो एम इंटू 1/5। सो एम एफ आपका हैंग कर रहा है और ऊपर टेबल पे कितना रखा हुआ है मास, एम इंटू 1 माइनस एफ। अगर एफ फ्रैक्शन हैंग कर रहा है तो ऊपर कितना रखा होगा फ्रैक्शन, 1 माइनस एफ। तो इतना मास ऊपर है और इतना मास नीचे है, ठीक है। अब बनाइए ये जो ऊपर टेबल पे रखा हुआ है उसका एफबीडी बनाइए, यहाँ से इसको पुल कर रहा होगा ये वाला वेट, दिस इज योर एम एफ जी, राइट। और फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपको म्यू इंटू एम जी। कितना मास है रेस्ट पे, टेबल पे कितना है, m इंटू 1 माइनस एफ इंटू जी, राइट। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। सो आई कैन राइट म्यू एम 1 माइनस एफ इंटू जी इज इक्वल टू सिंपली एम एफ जी। तो यहाँ से आपका एम जी ये दोनों खत्म हो गया, राइट। हमें f निकालना है, म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 0.25 विच इज़ नथिंग बट 1/4। सो दिस इज 1/f डिवाइडेड बाई 4 है ना, म्यू को हमने रिप्लेस किया 1/4 से, दिस इज इक्वल टू f। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 4f, तो आपको f दिख रहा है 1/5, राइट। दिस इज योर 1/5। हमें परसेंटेज में आंसर दिया है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू गेट इट इन परसेंटेज, सो द आंसर बिकम्स योर 20%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास देन द एक्सेलरेशन वुड बी व्हाट। अच्छा, हमसे ये कह रहा है कि एक कार का जो इंजन है, ये कार का जो इंजन है वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है और हमने दो आइडेंटिकल कार लिया हुआ है। तो ये वाला कार इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसका इंजन इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, विच मीन्स इसका इंजन कितना फोर्स डेवलप कर पा रहा है, दिस फोर्स इज मास ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, राइट। अब हमसे कहता है इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास, ठीक है। तो दोनों को सपोज किसी चीज़ से हमने जोड़ दिया, राइट। तो सिर्फ इसका इंजन काम कर रहा है, इसका इंजन काम नहीं कर रहा है, ये अपना कोई पावर नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो अब आगे वाला कार पीछे वाले कार को अगर साथ में खींचता है देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज, फोर्स तो कैपिटल एफ ही लगेगा ना, सिर्फ आगे वाला कार
आपको एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, सो फोर्स अपॉन टोटल मास, और फोर्स कितना है 6 इंटू एम डिवाइडेड बाई 2m, दिस इज योर 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल में आपके पास 3 सिचुएशंस है, ये आपका ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है, तीनों का ही मास स्मॉल m है। आपको ये बताना है दैट इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, बी एंड सी आर a1, a2 एंड a3 देन कंपेयर। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। इस सिचुएशन में 2mg का फोर्स से इसको पुल किया जा रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल एक एटवुड मशीन है, ये m मास, ये 2m मास, यहाँ पे m मास और इस m मास के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स और लगाया जा रहा है mg फोर्स का। ठीक है, अब समझिए, ऐसे सवालों को करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपके पास एक ट्रिक होता है जो कि हम लोग एटवुड मशीन वाले में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसी सिचुएशन की बात करें, अब ध्यान से देखिए, इस वाले को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ mg और इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ 2mg, राइट। सो बेसिकली वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज, इस बी ब्लॉक को है ना ऐसे बना दो, ये स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखा दिया और ये वाले ब्लॉक को ऐसे दिखा दिया, दिस इज योर 2m, दिस इज योर m, राइट। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2mg और इस b वाले पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, दैट इज योर mg। ठीक है, अब ये सिस्टम का आप एक्सेलरेशन आराम से बता सकते हो बिकॉज पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड है, दैट इज 2mg माइनस mg, राइट। सो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का, दैट इज 2mg माइनस mg विच इज mg अपॉन टोटल मास, दैट इज 3m। तो ये हो गया आपको g/3, राइट। सो सेकेंड सिचुएशन के लिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम लोग बाकी सब का भी कर सकते हैं। ये वाला सिचुएशन में तो खैर बड़ा आसान है बताना, है ना। इस वाले के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आपको ब्लॉक हो गया m मास का और इसको हम लोग पुल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 2mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी 2mg डिवाइडेड बाई मास, दिस इज योर हाउ मच, सिंपली 2g, दिस इज योर 2g। दिख रहा है ना, ये 2mg का फोर्स से इसको पुल किया जा रहा है और इसका मास आपका m है। ओके, वी हैव मिस्ड दिस mg फोर्स ओवर हियर, है ना। इसका भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। सो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी आएगा। सो राइट साइड आपका नेट फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस mg विच इज़ योर ओनली mg, है ना। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ g बचेगा। ठीक है, तो हमने a1 a2 दोनों निकाल लिया। अब बारी है थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले पे देखिए, c पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है और इस वाले पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। ठीक, सो लेट अस ड्रॉ बोथ दी सिचुएशंस, बोथ दी ब्लॉक्स। इस वाले ब्लॉक पे टुवर्ड्स लेफ्ट आपको एक mg फोर्स है और इस वाले ब्लॉक पे आपको टोटल फोर्स है mg और एक एक्सटर्नल फोर्स था यहाँ पे और mg, दिस इज योर 2mg मास m और m। तो इस सिस्टम पे भी टुवर्ड्स राइट साइड आपको एक नेट फोर्स होगा, तो उस नेट फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज 2mg माइनस mg इज योर नेट फोर्स mg और टोटल मास कितना है m प्लस m ही है टोटल मास, दैट इज योर 2m। सो दिस इज योर g/2। तो हमने निकाल लिया है तीनों एक्सेलरेशन, a1 है g, a2 है g/3 और a3 है g/2। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि a1 जो है वो बड़ा है a3 से और a3 आपको बड़ा है a2 से। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर b। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना सॉल्व करने का, राइट, वी आर जस्ट फाइंडिंग व्हाट आर दी पुलिंग फोर्सेस और इस पुलिंग फोर्सेस के कारण ही एक नेट डोमिनेटिंग पुलिंग फोर्स होगा विच विल क्रिएट दी एक्सेलरेशन। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे हमने इसका डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाया है, बट इन रियलिटी वी अंडरस्टैंड कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा ए से और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा ए से, राइट। सो दैट इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द नॉर्मल रिएक्शन on a body placed in a lift moving up with a constant acceleration 2 meters per second square is 120 न्यूटन। ठीक है, तो बताइए इस बॉडी का मास कितना है, राइट। तो ये बॉडी का मास हमने m मान लिया, तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इस पर mg लग रहा है, दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, हमको पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 meters per second स्क्वायर है, सो वी कैन राइट n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप m को क्या लिख सकते हो, n अपॉन a प्लस g। अब नॉर्मल की वैल्यू आपको दे रखी है 120, a की वैल्यू 2 है और g 10 है, दिस इज 12। तो यहाँ से हमको बड़ी ही आसानी से आंसर आ जाता है
10 kgs। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये सवाल जो है आपका हूबहू HC वर्मा का जो फर्स्ट पार्ट का बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, उससे उठाया गया है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से मंकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपसे सवाल में क्या कह रहा है, द मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए। तो ये जो मंकी है ना, ये मंकी ए का टेल को पकड़ के लटका हुआ है। ठीक है, ये मंकी ए इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, राइट। ए और बी का आपको मास दिया हुआ है 5 kg 2 kg रिस्पेक्टिवली। इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, ये जो टेल है ना, इसमें टेंशन मैक्सिमम 30 न्यूटन का मंकी ए बर्दाश्त कर सकता है। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट, राइट। तो ये मंकी ए जो है कितना फोर्स लगाना चाहिए इसको ताकि वो कंफर्टेबली मंकी बी को कैरी कर सके। ठीक है, सो जो इसका एक्चुअल सवाल था, स्टेटमेंट तो यही था, राइट, लेकिन यहाँ पे इनको एक्चुअली में लिखना चाहिए था व्हाट मैक्सिमम फोर्स। Here they should have written what maximum force. They have simply copied the exact language from there, right? लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको ये चारों ऑप्शन सेट हो सके। अदरवाइज अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा रहेगा व्हाट फोर्स, तब एक रेंज आएगा फोर्स का, तब एक मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू का रेंज आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे व्हाट मैक्सिमम फोर्स लैंग्वेज में होना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना फोर्स लगा के इस स्ट्रिंग को पुल कर सकता है एंड ऊपर एक्सेलरेट कर सकता है ताकि इस टेल में 30 न्यूटन से ज़्यादा का टेंशन ना जनरेट हो। ठीक है, चलिए तो पता कर लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी FBD ऑफ फर्स्ट दिस एंटायर सिस्टम और फिर सिर्फ ये मंकी बी का। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ये मंकी ए मैक्सिमम T फोर्स लगाया या फिर F फोर्स लगाया। मान लेते हैं ये F फोर्स मैक्सिमम लगा सकता है। तो अगर ये धागे को F फोर्स से, स्ट्रिंग को अगर ये F फोर्स से खींचा होगा तो स्ट्रिंग भी इसके हाथ पे अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगाया होगा, राइट। मंकी A का मास है 5 kg और B का मास है आपको 2 kg। ठीक है, अच्छा अगर ये F फोर्स लगाया है, अगर ये F फोर्स लगाया है और पूरा सिस्टम A और B दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे होंगे विद सम एक्सेलरेशन A, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या चीज़ का, F माइनस टोटल वेट 5 और 2 का टोटल वेट कितना हो जाएगा 7 × 10 दैट इज योर 70 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 7 × A, राइट। सो F यहाँ से हमको दिख रहा है 7A + 70, राइट। अब आ जाइए मंकी बी पे, इसका बनाइए FBD। मंकी बी का भी तो एक्सेलरेशन A ही है, पूरे सिस्टम का अगर A है तो मंकी बी का भी A होगा, राइट। मंकी बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका खुद का वेट हो जाएगा सिर्फ 20, राइट। और यहाँ पे टेंशन कितना है, हमने ये F मैक्स निकाला है। जब मैक्सिमम फोर्स ये मंकी लगा रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसके टेल पे मैक्सिमम टेंशन डेवलप हो चुका है 30, क्योंकि 30 से ज़्यादा टेंशन हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। तो इस मंकी के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो वी कैन राइट 30 - 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि A की वैल्यू है 10/2 दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है पूरे सिस्टम का, और उस एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम फोर्स मंकी ए लगा सकता है दैट इज 105 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium from two strings OA and OB as shown in the figure. What are the tensions in string OA and OB? ठीक है, तो ये आपको पॉइंट O है बेसिकली, हमें OA और OB में टेंशन बताना है T1 T2 कितना है। ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय 2 मेथड्स। एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप ये T1 का इधर कंपोनेंट ले, इधर कंपोनेंट ले, T2 का इधर कंपोनेंट ले, इधर कंपोनेंट ले, फिर X में और Y में नेट फोर्स बराबर करके इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व कीजिए। इसका दूसरा बेस्ट मेथड हो सकता है बाय अप्लाइंग विच थ्योरम, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम में क्या होता है कि अगर इस तरीके से आपका एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है and you have 3 forces acting, right, then you can write one equation and that is T1 upon, watch very carefully how I am writing this equation, T1 upon sine of angle, और कौन सा एंगल होगा, तो इस टेंशन के अपोजिट वाला एंगल which is 150, right, so we can write T1 upon sine 150 and sine 150 can be written as
180 माइनस 30 इज इक्वल टू T2 अपॉन इसके अपोजिट वाला एंगल दैट इज 120, तो साइन 180 माइनस 60। ठीक है, लामीज थ्योरम तभी लग सकता है जब ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और 3 फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। इज इक्वल टू, अब तीसरा फोर्स है आपका वेट दैट इज 10 अपॉन, और इसके अपोजिट जो एंगल है वो साइन 90 डिग्री है दैट इज सिंपली 1। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आंसर आपका आ गया। नाउ अगर आपको T1 चाहिए तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो एक बार के लिए। सो T1 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए T1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 दैट इज योर 5 न्यूटन, राइट। और जब T2 चाहिए तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, है ना। सो T2 अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपका T2 आ जाएगा 5√3 न्यूटन। तो T1 T2 की वैल्यू हो जाएगी आपको 5 और 5√3। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। If a body of mass m is moving on a rough horizontal surface of coefficient of kinetic friction mu, then the net electromagnetic force exerted by the surface on the body is how much? अब net electromagnetic force का मतलब है, आपसे सवाल में पूछा है what is the net contact force acting on this body, और net contact force क्या होता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। अगर ये बॉडी टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा दैट इज योर म्यू mg, और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा दैट इज योर mg। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए दैट इज योर net contact force, and this r is nothing but under root of f square plus normal square। इसको आप डेटा यहाँ पे प्लग इन कीजिए, यू कैन सी दैट ये आपको आ जाएगा mg अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे कहता है द मासेस m1 m2 m3 आर 5, 2 and 3 kgs respectively। These have been joined using massless inextensible pieces of strings as shown in the figure. If the whole system is going upwards with an acceleration of 2 meters per second square, तो पूरा सिस्टम आपको ऊपर की तरफ जा रहा है with an acceleration of 2 meters per second square। तो बताइए T1 T2 T3 की वैल्यू क्या है टेकिंग G as 9.8। अच्छा, तो अगर आपको T1 निकालना है, सो वाइल फाइंडिंग T1 इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, है ना। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर सेम है, वी कैन टेक द एंटायर थिंग एज अ सिस्टम। सो हम कह सकते हैं दैट T1 माइनस टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू विल राइट टोटल वेट दैट इज व्हाट m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। तीनों मास का समेशन क्या होगा? 5 + 2 7, 7 + 3 10। सो 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको T1 कितना आ रहा है? 20 + 98, दिस इज योर 118 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से बनाया है कि एक बार में आपको दिख रहा है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बट स्टिल लेट अस फाइंड द अदर वैल्यूज। अब जब आपको T2 निकालना है ना, राइट, एक तरीका तो क्या होता है कि बच्चा सिर्फ M1 वाले ब्लॉक का FBD बनाता है, तो T1 माइनस T2 करता है, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर अब जब T2 निकालना है तो इस पूरे को सिस्टम ले लो, तो इस पिंक वाले के अंदर जितना भी कुछ है उसको कौन खींच रहा है ऊपर की तरफ? T2 खींच रहा है। तो हम लिख सकते हैं T2 माइनस M2 प्लस M3 इंटू जी। अब M2 2 है और M3 3 है, सो 2 + 3 5, 5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का एक्सेलरेशन तो 2 ही है, तो यहाँ से आपको T2 दिखाई दे देगा 10 + 5 इंटू 9.8। एंड व्हाट इज 5 इंटू 9.8? What is 5 into 9.8? This is going to be your 5 9 45, so this is your 49, so this is your 59 Newton, right? तो ये वाला भी मैच हो गया है। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड T3। जब T3 निकालना होगा तो सिर्फ M3 के लिए लिखेंगे, दैट इज T3 माइनस M3 मास इज 3, सो 3 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से आपको T3 जो है 35.4 आता दिख जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। 80 रेलवे वैगन्स ऑल ऑफ सेम मास 5 इंटू 10⁻³ kg आर पुल्ड बाय एन इंजन विद अ फोर्स ऑफ 4 इंटू 10⁵ न्यूटन। ठीक है, तो ये इंजन है जो कि यहाँ पे कुल 80 डब्बे है, 80 आपके पास वैगन्स है। तो यहाँ पे सबको तो नंबरिंग नहीं दिया है, ये फर्स्ट है, फिर कुछ दूर बाद जाके 30, 31st एंड एट द लास्ट 80।
इन सभी वैगन्स को कौन पुल कर रहा है? इंजन पुल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ दिस मच, राइट? द टेंशन इन द कपलिंग बिटवीन 30th एंड 31st वैगन इज हाउ मच? तो इस 31 और 30 के बीच में जो एक कपलिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे उसको हम लोग एक धागे से दिखा रहे हैं, तो उसमें टेंशन कितना होगा? अच्छा, सबसे पहले क्या करो, इस पूरे सिस्टम का निकालो एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट? अगर ये इंजन इस पूरे डब्बे पे, राइट, लेट अस टेक दिस एंटायर थिंग एज अ सिस्टम, इस पूरे पिंक वाले डब्बे के अंदर जितने भी मासेस है उनको ये पुल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ 4 × 10⁵, तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज हाउ मच? टोटल फोर्स जो कि इतना ही है 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई टोटल मास। मास कितना हो जाएगा? 80 वैगन्स है और हर वैगन का मास है 5 × 10⁵, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 1 मीटर्स/सेकेंड²। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हमें निकालना है ये टेंशन टी, तो उसके लिए इतना को सिस्टम ले लो, राइट? तो 31 से लेके 80 तक ये जितने भी डब्बे हैं उनको कौन खींच रहा है? तो ये टेंशन टी खींच रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू मास ऑफ दीज वैगन्स, राइट? तो 31 से लेके 80 तक में कितना वैगन होगा? 50 वैगन है, सो 50 इंटू मास ऑफ ईच वैगन इज हाउ मच? 5 × 10⁻³ तो ये हो गया आपको टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन विच इज 1 itself, राइट? तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है? ये 25 × 10⁴ न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। All surfaces shown in the figure are smooth. The system is released with the spring unstretched. In equilibrium, compression in the spring will be how much? तो ये आपका सिस्टम था, हमने इसको रिलीज कर दिया। आफ्टर सम टाइम ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये रेस्ट पे आ गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया होगा। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया है दैट इज x। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है विच मीन्स ये इस बड़े वाले वेज पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी k × x। ठीक है, तो चलिए FBD बना देते हैं, ये वाले ब्लॉक का और ये वाले ब्लॉक का। ओके, तो इस पे एक स्प्रिंग फोर्स दिखा देते हैं। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स विच इज बेसिकली k × x, राइट? यहाँ पे आपका एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ये वाला इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, और ये वाला इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, राइट? सो लेट अस शो दोज नॉर्मल्स ओवर हियर। ये वाला इस पे नॉर्मल यूं लगा रहा होगा, सिमिलर नॉर्मल आपको इस पे भी लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो मास है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग एक mg भी दिखा सकते हैं। ये दीवार भी यहाँ पे शायद कोई नॉर्मल लगा रहा होगा, लेट अस राइट इट एज n1, इसको तो हमने n बोल दिया है, राइट? तो ये वाला भी आपका n होगा। इस n का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ध्यान से देखिए, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर n/√2, और ये वाला कंपोनेंट भी आपका हो जाएगा n/√2। ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी इज इस बड़े वाले ब्लॉक पे n/√2 राइट लग रहा है और kx लेफ्ट लग रहा है। सो बाय इक्विलिब्रियम आई कैन से दैट n/√2 इज नथिंग बट kx। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले n का भी आपको 2 कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ और एक लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, यू कैन सी दैट ये एंगल भी आपका 45 डिग्री है, सो दिस इज योर n/√2, दिस इज 45 डिग्रीज, राइट? और ये भी आपको हो जाएगा n/√2। अब वर्टिकल में अगर आप देखें तो n/√2 mg को बैलेंस कर रहा होगा, सो आई कैन से दैट n/√2 इज इक्वल टू mg। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं दैट kx इज इक्वल टू mg, यानी कि स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया होगा दैट इज योर mg/k। दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप लोग सोच होंगे कि सर आपने यहाँ पे इसका mg नहीं दिखाया, तो कोई यूज़ नहीं है, ग्राउंड भी इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ये mg भी है, बट इनका यहाँ पे कोई एज सच यूज़ है नहीं। हमको जो निकालना है उसके हिसाब से हमने इक्वेशंस लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। A block is placed on an inclined plane moving towards right horizontally with an acceleration a0 is equal to g। तो ये आपका ब्लॉक है जो कि राइट साइड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a0 इक्वल्स टू g। द लेंथ ऑफ द प्लेन AC इज 1 मीटर। तो
तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आपको 1 मीटर है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच फ्रॉम सी टू ए इज हाउ मच। इसका मतलब ये कि ये जो ब्लॉक था शुरुआत में आपको कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। अब ये वाले वेज के राइट साइड एक्सेलरेट करने से ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चालू कर देता है, ठीक। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ऊपर कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा होगा। समझिए बात को, लगाना पड़ेगा इसमें फिर से सूडो फोर्स। मान लीजिए आपका जो ऑब्जर्वर है वो इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे ही है, ठीक है। ऑब्जर्वर इज ऑन दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो इस फ्रेम के रेफरेंस में आप जब इसका एफबीडी बनाओगे, सो यू हैव टू शो सूडो फोर्स। एक तो इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे mg, ठीक है। और क्योंकि इस बड़ा वाला वेज का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, तो सूडो फोर्स दिखाएंगे हम इस पे टुवर्ड्स लेफ्ट। ये कितना हो जाएगा m इंटू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू g ही है। दिस इज योर अगेन m इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, दीज आर दी फोर्सेस। दिस mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, राइट। अच्छा, नाउ लेट अस टेक कंपोनेंट। ये mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये वाले mg का भी एक कंपोनेंट अप द इंक्लाइन आएगा। हमको अलोंग द इंक्लाइन वाले फोर्सेस में ही इंटरेस्ट है। ये आपको हो जाएगा mg, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ओहो यस, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, mg sin 30, mg sin 30 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको 30 डिग्री होगा। तो ये वाला कंपोनेंट आपको हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि cos 30 डिग्री इज मोर देन sin 30 डिग्री। cos 30 इज मोर देन sin 30 डिग्री। इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये ब्लॉक आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स एक्सेलरेशन? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज? ये आपको वेज है और ये ब्लॉक है। हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द वेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एवरी फोर्सेस दिस सूडो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। सो ये ए बी बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री माइनस mg sin 30 डिग्री। सो mg कॉमन ले लिया, cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री अपॉन मास, ये आपको m है। तो यहाँ से आपका m से m खत्म। दिस इज योर g की वैल्यू हमें 10 लेने बोल रहा है। cos 30 इज √3/2, दिस इज योर -1/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज 1.73 माइनस 1, दिस इज 5 इंटू 0.73 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगा होगा उसको सी से ए पे जाने के लिए। सो लिख दीजिए इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। जो उसको लेंथ ट्रैवल करना है सी ए, दैट इज योर 1 मीटर, राइट। इनिशियल स्पीड यहाँ से 0, सो हाफ, व्हाट इज a इज 5 इंटू 0.73 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका t कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.73, ठीक है। अब आप ये अंडर रूट वाले टर्म को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपको निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.54, राइट। अब इसको अंडर रूट लेने का आपको एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, तो 0.49 का, सॉरी 0.49 का अंडर रूट होता है आपको 0.7, ठीक है। तो ये तो 0.54 है, यानी कि 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा वैल्यू, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन आसपास भी नहीं है 0.7 के, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 0.74 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक डिसेंट सवाल है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, यहाँ पे आपका काइनेमैटिक्स भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। ये आपके पास एक बड़ा ब्लॉक है कैपिटल M का, ये एक रोप है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। रोप के फ्री एंड पे एक फोर्स लगाया जा रहा है स्मॉल p, राइट। ओके, इफ अ फोर्स कैपिटल P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक इज हाउ मच? हमसे पूछ रहा है कि ये रोप इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। व्हाट इज दिस F, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो इस पूरे चीज़ को सिस्टम मान लीजिए, राइट। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M है, राइट। अच्छा, ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी था और इस रोप का भी था।
अब सिर्फ इस ब्लॉक का वीडियो बनाइए, तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है और इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखी है पी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 27। At the instant t is equal to 0, a force F is equal to kT acts on a small body of mass m resting on a smooth horizontal surface. The time when the body leaves the surface is what? Okay, अब ध्यान से देखिए, इस कैपिटल F का दो कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इस पे mg लग रहा होगा, अपवर्ड पे एक नॉर्मल लग रहा होगा। सो नॉर्मल mg, दिस इज योर F cos अल्फा एंड दिस इज योर F sin अल्फा। ये ब्लॉक कांटेक्ट कब छोड़ेगा, व्हेन द बॉडी लीव द सरफेस, ये बॉडी का सरफेस, ये बॉडी सरफेस को तब लीव करेगा जब एफ साइन अल्फा जो है वो mg से जस्ट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो लिमिटिंग केस के लिए अगर हम लोग बात करें तो एफ साइन अल्फा बिकम्स इक्वल टू mg, एंड व्हाट इज एफ, एफ की वैल्यू आपको k इंटू टी है, इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू mg, यानी कि जब आपका टाइम mg अपॉन के साइन अल्फा होगा तब वो ब्लॉक सरफेस का साथ छोड़ना चालू कर देगा, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन। Let F1 be the contact force between the block and the plane, यानी कि F1 आपका नॉर्मल है। Now the inclined plane stops and let F2 be the contact force between the two in this case. Then F1 upon F2 is how much? देखिए एक बात तो समझिए, F2 निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। अगर इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे है, इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे है, ये मास m है, तो इस पे जो नॉर्मल लगता है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो लेट अस राइट ओवर हियर दैट F2 इज इक्वल टू, अगर इसका मास हमने m माना है तो F2 आपका हो जाएगा mg cos, और यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो F2 तो डन डील है। इशू है F1 में, ध्यान से देखिए, सवाल में हमसे कहता है कि ये पूरा सिस्टम आपका a एक्सेलरेशन से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ओके, तो इस पे एक आपको नॉर्मल लग रहा होगा इस तरीके से, दिस इज योर नॉर्मल, राइट, एंड दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू दी वेज, राइट, ये वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड भी नहीं कर रहा है। अच्छा, और इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो आपको यहाँ पे mg लग रहा है। ठीक है, इस सवाल को अगर हम लोग बिना सूडो फोर्स के सॉल्व करें तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी तो ए होगा, अगर इस वेज का एक्सेलरेशन स्मॉल ए है और ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी स्मॉल ए है, राइट, यानी कि लेट अस टेक कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया और एक ऐसा वर्टिकल ले लिया। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। सो ये कंपोनेंट हो गया आपका n साइन 30 डिग्री और ये कंपोनेंट हो गया आपको n cos 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n cos 30 डिग्री आपको mg के बराबर होगा, n cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg, एंड n sin 30 डिग्री, n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमको a भी नहीं पता है, राइट, और यहाँ पे हमको n भी नहीं पता है। ठीक है, सो एक काम हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, हमें एक की तो ज़रूरत भी नहीं है, हमको सीधे यहाँ पे नॉर्मल जानना था। तो यहाँ से आपको नॉर्मल क्या दिख रहा है, mg डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री इज व्हाट, √3/2, सो दिस इज योर √3/2। ये आपको नॉर्मल आ गया। नॉर्मल इज व्हाट, हमको इस सवाल में उसे F1 लेने के लिए बोला है, सो F1 हमारा आ गया है 2mg डिवाइडेड बाई √3। अब हमसे F1/F2 का रेशियो पूछ रहा है, सो F1/F2 इज व्हाट, F1 इज योर 2mg डिवाइडेड बाई √3 एंड दिस इज योर mg √3/2।
तो ध्यान से देखिए, तो आपका mg और mg खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 4 बन जाएगा और √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली योर 4/3 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इस सवाल को सूडो फोर्स से भी कर सकते थे, लेकिन वो शायद इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ता. ये इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री है. फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. द बॉक्स ऑफ इंक्लाइन हैज़ अ विड्थ ऑफ 4 मीटर. है ना, यहाँ पे ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, सिर्फ 4 मीटर होगा. द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू रीच द बॉटम विल बी हाउ मच. तो इस पार्टिकल को बॉटम पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम लोग सूडो फोर्स से करेंगे. ऑब्जर्वर जो है हमारा, मान लीजिए इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे ही है. सो हम इस पे क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे. एक तो लगेगा mg, और सूडो फोर्स भी नीचे लगेगा बिकॉज द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. राइट, तो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपका हो जाएगा m इंटू जी प्लस m इंटू ए. सो रादर g प्लस ए. राइट, अब इसका मास हमें दिया नहीं है, चाहिए भी नहीं. एंड g प्लस ए कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं. सो 10 प्लस 2 दैट इज योर 12. ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका m इंटू 12 आया है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरीके से होगा. ठीक है, स्मूथ है इंक्लाइन, तो कोई फ्रिक्शन का भी टेंशन नहीं है. सो अलॉन्ग द इंक्लाइन जो आपका फोर्स है दैट इज योर 12 इंटू m मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री. राइट, so this is the only force acting along the incline. So what is the acceleration of this block with respect to the frame? This A is equal to force 12m multiplied by sine 30 degree upon total mass which is simply m. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 into 1/2 that is your 6 meters per second square. आपका acceleration आ गया है. अब हमें जानना है कि what is the length of this incline. तो मान लेते L है, तो हम क्या कह सकते हैं कि L cos 30 डिग्री इज योर 4. तो यहाँ से मेरा L आ जाएगा 4 अपॉन cos 30 विच इज़ वॉट, √3/2. दिस इज योर 8/√3. तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एक्सेलरेशन है, टाइम निकल आएगा. 8/√3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर. u 0 है अपना, हाफ इंटू a की वैल्यू 6 है और t हमें निकालना है. ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज 16 डिवाइडेड बाई 6√3. ठीक है, दिस इज स्क्वायर बेसिकली. तो यहाँ से आपका t हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 6√3. राइट, अच्छा, अब यहाँ से हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं. 4 निकाल लो बाहर. रूट में आपके पास कितना है, 1/6 इंटू √3. राइट, 6 इंटू √3. अच्छा, यहाँ पे सब ऑप्शन में आपको √3 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो क्या करो, ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एक √3 मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको क्या दिखाई देगा, 4 अंडर रूट ऑफ, ऊपर तो एक √3 है डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 इज 18. उसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2. तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा. सो दिस इज द आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 30. तो इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2 सेक्शंस है. एक है आपका ब्लॉक ए और एक है आपका ये ब्लॉक बी. दोनों का मास सेम है. ब्लॉक ए पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट और ब्लॉक बी पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. ये 2F है और ये F है. हमसे सवाल में ये भी कहता है कि ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर स्लाइड नहीं करता है, विच मीन्स ये दोनों ब्लॉक एज अ सिंगल यूनिट मूव करेगा एंड ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपके पास 2F है. सो मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a. तो हम ये a क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स 2F माइनस F अपॉन टोटल मास दैट इज योर 2m. तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का F/2m. अब हमसे सवाल में पूछता है कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्टिंग ओवर हियर. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक है इसको सेपरेटली बनाया और इसका FBD बनाते हैं. इस वाले ब्लॉक पे टुवर्ड्स राइट लग रहा है कैपिटल F. ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में. नॉर्मल का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ठीक है, और इस ब्लॉक का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg भी होगा. हालांकि हमें mg से इस सवाल में कोई काम है नहीं बट स्टिल बना दिया. अच्छा, मान लीजिए ये नॉर्मल n है
ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 होगा, तो ये एंगल अपना 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपको n sin 30 डिग्री। ठीक है, पूरा सिस्टम अगर A से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाला भी तो A से एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, विच मीन्स n sin 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, n sin 30 डिग्री माइनस कैपिटल F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज F/2m, राइट। अच्छा, sin 30 डिग्री मतलब 1/2, ये F उधर जाएगा तो F/2 प्लस F विच इज 3F/2। तो यहाँ से हमको नॉर्मल दिख रहा है 3F के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो क्वाइट अ डिसेंट एंड गुड क्वेश्चंस। और इस पूरे सेशन में आपको दिखाई दिया होगा कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, राइट, जो कि हिंट करता है कि एनटीए माइट सेट डिसेंट पेपर दिस टाइम इन दी अप्रैल शिफ्ट्स, राइट। ओके, this was a complete one shot session on laws of motion के 30 questions which are uploaded by NTA on its Abhyas app, and we have already done gravitation questions also। सभी का लिंक आपको नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने फेब अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट जेई मेन 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशंस अपलोड किया हुआ है, एंड दैट टू टॉपिक वाइज। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जेई एस्पिरेंट मित्रों के साथ, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।